नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और किस सीरीज में हैं ये आप ठीक से जानते हैं। लक्ष्य सीरीज है। लक्ष्य सीरीज में लगभग सारे वीडियोस हो गए हैं और आज का जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है। तो आर्ट एंड कल्चर के साथ हम इस पूरे सेगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, लक्ष्य सीरीज को ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले आर्ट एंड कल्चर के 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और बाकी वीडियोस ज़रूरत पड़े देख लीजिएगा। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, ठीक से तैयारी कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं रमना काली मंदिर के बारे में, क्योंकि रमना काली मंदिर इस समय चर्चा में रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा बांग्लादेश में रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब क्योंकि ये बांग्लादेश में हिंदू मंदिर की बात हो रही है इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1971 में बेसिकली पाकिस्तान की सेना द्वारा इसे नष्ट किया गया था और वो ऑपरेशन सर्च लाइट था, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी सेना ने इस पूरे मंदिर को तोड़ा और यहाँ लगभग एक नरसंहार हुआ। करीब 85 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। और 1971 से आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सा साल है, बांग्लादेश बनने का साल है। ठीक है, मतलब 1971 में ही युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था। तो माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण, रमना काली मंदिर का निर्माण 400 साल पहले मुगल काल में हुआ। ठीक है, अब बांग्लादेश में एक और मंदिर आप याद रखिए, ढाकेश्वरी मंदिर। तो ऐसा अगर कहा जाए कि ढाकेश्वरी मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो मंदिर है रमना काली मंदिर। तो रमना काली मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इसे तोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे वहाँ लोकल लोगों ने वहाँ एक मंदिर का ढांचा खड़ा किया और फिर से अब जाकर इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कुछ भारत के बाहर जो हिंदू मंदिर हैं उनको देख लेते हैं। कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, नेपाल में एक मंदिर और आप जानते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक, बांग्लादेश में 2 अभी हमने बात कर ही लिया, ढाकेश्वरी मंदिर और रमन काली मंदिर। अच्छा, रमन काली मंदिर में ही शामिल है कि ये मंदिर किसको समर्पित है, काली मां को समर्पित है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान में 2 मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में मुल्तान में एक सूर्य मंदिर है और हिंगलाज माता मंदिर है। ये दोनों मंदिर पाकिस्तान में है। असमई हिंदू मंदिर अफगानिस्तान में है, नाथलोंग क्योंग म्यांमार में है और प्रम्बनन इंडोनेशिया में है। तो बेसिकली ये लिस्ट आपको ध्यान पर अगर ऐसे रखना हो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला लीजिए। 2 पाकिस्तान में मुल्तान और हिंगलाज, अफगानिस्तान में असमई, ठीक है, अंकोर वाट कंबोडिया में, नेपाल में सब कोई जानता है पशुपतिनाथ, नाथलोंग क्योंग म्यांमार में और प्रम्बनन इंडोनेशिया में। और बांग्लादेश के 2 मंदिर आप देख चुके हैं। चलिए, लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा के बारे में एक खबर है, क्योंकि बोधगया में लेटी हुई अवस्था में बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। अब लेटे हुए अवस्था में बुद्ध को दिखाने का क्या मतलब है? लेटे हुए अवस्था में मतलब निकलता है उनकी आखिरी समय में जो अस्वस्थता थी, इलनेस थी, उसको ये इंगित करता है, इशारा करता है और परिनिर्वाण में प्रवेश को बताता है। परिनिर्वाण का मतलब मोक्ष की स्थिति में जाने के पहले के प्रवेश को ये बता रहा है। परिनिर्वाण मतलब मोक्ष, और मोक्ष के रास्ते में जाने का जो प्रवेश है वो ये बताता है। ठीक है, लेटी हुई अवस्था में बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाओं में उन्हें दाईं तरफ लेटा हुआ दिखाया गया है, उसका अपना अर्थ है। दाईं तरफ लेटा हुआ दिखाने का अर्थ क्या है कि हर एक जीव में प्रबुद्ध होने और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की क्या है, क्षमता है। तो सोए हुए बुद्ध को गांधार कला में 50 BCE से 75 AD के बीच दर्शाया गया और कुषाण काल में इस तरह का स्थापत्य जोरों पर रहा। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान पर रखने होंगे। अजंता की गुफाओं में और कुशीनगर के स्तूपों में भी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। अगर आप कुशीनगर गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि लेटे हुए बुद्ध की ही प्रतिमा है। ठीक है, चलिए
बमियान बुद्ध की प्रतिमा क्यों न्यूज़ में रहा? बमियान बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तालिबान ने मेस अयनक में बुद्ध प्रतिमाओं को संरक्षण देने की बात कही है, रक्षा करने की बात कही है। और अजीब बात है कि बमियान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा भी था तालिबान ने। 90s में जब तालिबान का इमर्जेंस हुआ और 2001 तक आते आते तालिबान की ताकत इतनी बढ़ गई, 2001 में तालिबान ने घोषित तौर पर बमियान बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करने की बात कही और 2003 में बमियान बुद्ध की प्रतिमाओं को या कि उसके अवशेषों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने शामिल किया ताकि इसको संरक्षित किया जा सके। और अब एक खबर आई कि मेस अयनक में जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं उनको तालिबान संरक्षित करेगा। ठीक है, मेस अयनक जो है वो बेसिकली कॉपर माइन वाला इलाका है और अभी जो तालिबान शासक हैं अफगानिस्तान के भीतर वो मान के चल रहे हैं या वो उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना यहां पर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, चाइना के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। तो इन्होंने कहा है कि भाई भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को हम संरक्षित करेंगे। 2003 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यहां एक और इंपॉर्टेंट खबर यह कि 2021 में सालसल की प्रतिमा का फिर से निर्माण किया गया और सालसल की प्रतिमा का मतलब है करीब 55 फीट ऊंची प्रतिमा। ये दो प्रतिमाएं यहाँ उसका जिक्र आता है। ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, ऊंची प्रतिमाएं हैं। एक समय दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं थीं। तो सालसल और शमामा, ठीक है, वहां लोकल लोगों ने नाम रखा है इनका। शमामा की ऊंचाई है 38 और सालसल की ऊंचाई है 55 फीट। ठीक है, सालसल का अर्थ लोग बताते हैं क्या कि लाइट, प्रकाश यूनिवर्स के कारण है। ठीक है, सूर्य प्रकाश चमकता है किसकी वजह से? ब्रह्मांड की वजह से। ये सालसल का अर्थ है। तो लाइट यूनिवर्स की वजह से चमकता है। और शमामा का मतलब है क्वीन मदर, रानी मां। ठीक है, ये देखिए तस्वीर। ठीक है, तो 2021 में सालसल का पुनर्निर्माण कराया गया और यह इंपॉर्टेंट खबर है। एक नजर डालते हैं बुद्ध की हस्त मुद्राओं पर। हस्त मुद्राओं पर पहले भी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। तो देखिए एक नजर जल्दी से रिवीजन करते हैं। सिर्फ भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब भूमि को स्पर्श करते हुए ये मुद्रा है। एक हाथ इस तरीके से है और उंगलियां अंदर की तरफ करते हुए भूमि को स्पर्श किया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है उसमें भूमि जो है, जमीन, बुद्ध के शब्दों की सत्यता का साक्षी है। ठीक है, तो भूमि को क्या माना गया है इसमें? भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ क्या है कि भूमि बुद्ध के शब्दों की सत्यता की साक्षी है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर बोध, इसमें क्या किया गया है? दोनों हाथों को इस तरह से करके और तर्जनी को ऐसे मिलाया गया है। तो इसका मतलब होता है सर्वोच्च प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट। ठीक, तीसरा देखिए वरद मुद्रा। ठीक, वरद मुद्रा में बेसिकली हाथ को इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, ये पोजीशन में रखा गया है। तो वरद मुद्रा का मतलब होता है न्यास और करुणा की तरफ इशारा। ठीक है, हाथ का पोजीशन इस तरीके से, खुले हुए हाथ हैं। और ध्यान मुद्रा, ध्यान या तप की स्थिति। तो ध्यान या तप की स्थिति में दोनों हाथों को ऐसे करके और अंगूठे को इस तरीके से मिलाया गया है। एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान और तप मुद्रा ये हो गया। जनरली ये सारे प्रैक्टिस आप करते भी हैं। ठीक है, तर्जनी इस तरीके से दोनों उसको बांधकर ऐसे करेंगे तो उत्तर बोधि हो गया, एनलाइटनमेंट। तो 4 ये यहाँ आपने देख लिया। 5वां है अंजलि मुद्रा।
जिससे हम नमस्कार करते हैं, जो कि सम्मान और अभिनंदन के लिए है। कर्ण मुद्रा विपदा, शैतान और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। ठीक है, आजकल जो आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं ऐसे, ठीक वैसा ही है, बस इसमें इस उंगली से अंगूठे को मिलाया गया है और इसको क्या कहेंगे, ये दोनों उंगलियां अंदर। ठीक है, ये है कर्ण मुद्रा, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए है, शैतान विपदा से रक्षा के लिए। अगला है वितर्क मुद्रा। ठीक है, बौद्धिक विमर्श या अध्यापन। ऐसे वरद में ऐसे हो जाता है और वितर्क में ऐसे हो जाता है, तो अंगूठा और तर्जनी को मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा वितर्क मुद्रा। यानी जब आप बहस करते हैं तो इसी तरीके करते हैं ना, बातचीत करते हैं जब, तो अध्यापन से संबंधित है, बौद्धिक विमर्श से संबंधित है। और फिर है धर्म चक्र मुद्रा। विधि या धर्म का पहिया घूम रहा है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो इसमें एक हाथ इस तरीके से है अंदर की तरफ और एक ऐसे। ठीक है, तो हो गया ये धर्म चक्र मुद्रा। इसमें ध्यान क्या रखना है, विधि या धर्म का पहिया घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए, अभय मुद्रा का मतलब निर्भीकता। अभय नाम से ही पता है, ये जिसमें लोग आशीर्वाद देते हैं, तो ये अभय मुद्रा हो गया। फिर है क्षेपण मुद्रा, जिसका मतलब है सकारात्मक ऊर्जा, और इसमें तर्जनी को इस तरीके से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेपण मुद्रा। और एक है वज्र मुद्रा, जिसका मतलब है सर्वोच्च ज्ञान के महत्व को ये मुद्रा बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ध्यान पर रहेंगे अगर, तो ज़रूर एलिमिनेशन मेथड से, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो ज़रूर एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए, अरावली रेंज में पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकारी। हरियाणा में अरावली रेंज और मंगरबानी पवित्र उपवन में पुरातत्वविदों को एक गुफा चित्रकारी का पता लगा है। ठीक है, और माना क्या जा रहा है कि ये उत्तर पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है। इस चित्र में मानव की छोटी मूर्ति, कुछ पशु, पत्तियों का गुच्छा और कुछ ज्यामितीय आकृति देखी जा सकती है, कि जो कि जनरली गुफा चित्रकारी में दिखती है। पहले भी जो गुफा चित्रकारी थी मिली हैं, उनमें यही सब दिखता है कि कुछ पशु बना दिए गए, फूल पत्तियां बना दी गई। तो ये हरियाणा में जो मिला है, इसका काल याद रखना है, ये उत्तर पूरा पाषाण काल का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गुफा चित्रकारी है। भारत की कुछ इस तरीके से गुफा चित्रकारी होती हैं। देखिए, ये गुफा की दीवारों पर बना हुआ है और शेल से, खड़िया से कलर किया हुआ है। ठीक है, इसमें पशु पक्षी, यहाँ कोई कोई आकृति आपको दिखेगी। ठीक है, तो इसी तरीके की गुफा चित्रकारी से सवाल भी आ जाता है। भारत की कुछ प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी के बारे में अगर बात करेंगे तो सीता बंगरा गुफा छत्तीसगढ़, कुपगुल्लू गुफा चित्रकारी तेलंगाना, अल्मोड़ा की पासल खुदियार पेंटिंग लाल गेरुआ काले रंग में मानव, पशु और ज्यामितीय आकृति। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के रायसेन के पास है भीमबेटका गुफाएं, और भीमबेटका गुफाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार रहता है। विंध्य श्रेणी की तलहटी में है, पता होगा आपको, लगभग 30,000 साल पुरानी ये गुफाएं हैं। हंटिंग और घुड़सवारी जैसी दैनिक क्रियाएं इसमें दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है और घुड़सवारी जैसी दैनिक क्रियाएं दिखाई गई हैं। एक खास समय जब सूर्य दाईं तरफ हो, लाल जंगली बायसन को इंसान पर हमला करते दिखाया गया है। ठीक है, सफ़ेद, पीला, लाल और गेरुआ रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, जैसे इस चित्र में हम देख रहे थे ना, ये गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और जब भीमबेटका के बारे में बात हो तो आपको एक और चीज़ ध्यान पे रखना है कि भीमबेटका एक बार क्यों और चर्चा में आया, डिकिंसोनिया की वजह से। ठीक है, और डिकिंसोनिया क्या था? डिकिंसोनिया अब तक ज्ञात सबसे पुराने जानवर के अवशेष को कहते हैं डिकिंसोनिया। पिछले साल 2021 में ये खबर आई थी और ये उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि हो सकता है यूपीएससी 1-2 साल में डिकिंसोनिया के बारे में कोई सवाल पूछे। तो डिकिंसोनिया के बारे में जो आपको
जानना चाहिए वो ये कि ये भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित है और डिकिंसोनिया जो है ये सबसे अब तक ज्ञात सबसे पुराने जानवर के अवशेष हैं। ऐसा ही अवशेष ऑस्ट्रेलिया में भी मिला था। इससे दो चीज़ों पर अभी रिसर्च चल रहा है। पहला कि कॉन्क्लूजन इससे क्या निकलता है कि एक समय ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया आसपास होंगे, क्योंकि एक ही तरह के जानवरों का अवशेष मिला है। ठीक है। और दूसरा ये पता चला है कि डिकिंसोनिया कम से कम 550 मिलियन साल पहले का है अवशेष। ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कम से कम गोंडवाना लैंड का मतलब दौर जो रहा होगा वो कम से कम 550 मिलियन साल पहले रहा होगा। इस पर रिसर्च अभी और जारी है। तो डिकिंसोनिया के बारे में इतना याद रखिएगा कि डिकिंसोनिया क्या है, अब तक ज्ञात सबसे पुराने जानवर के अवशेष। ठीक है। चलिए, तो भीमबेटका के बारे में हम बात कर रहे थे और भीमबेटका में आपको ये इमेज देखनी है। ये सब इस तरीके से चित्र बनाए गए हैं, जैसे घोड़े पर बैठे हुए इसमें दिखाया गया है, शिकार करते हुए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। मान्यता ये है कि भीम ने यहाँ आराम किया था, प्रतीक्षा की थी, शरण लिया था, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया है 2013 में। ठीक है। इतने इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान पे रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ में राजगढ़ हिल्स के पास, चलिए एक बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के बारे में भी अगर बात कर लें तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद में रखना चाहिए याद कि 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। अब तक कितने हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अब तक हैं 40, 32 जिसमें से हैं कल्चरल सांस्कृतिक, 7 हैं नेचुरल प्राकृतिक और 1 है मिक्स। ठीक है। ये जो मिक्स है ये है कंचनजंगा। ठीक है। 7 नेचुरल हैं और 32 कल्चरल हैं। तो 40 में आपको ध्यान रखना है कि 39 और 40, 40वां है गुजरात में धौलावीरा, इंडस वैली सभ्यता से रिलेटेड जगह है धौलावीरा। और 39वां है रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है। इतना याद रखिएगा कि 39वां है रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर और 40वां है गुजरात का धौलावीरा। ठीक। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका कब जुड़ा है? 2013 में। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में राजगढ़ हिल्स के पास जोगीमारा सीता बंगरा गुफा, किसकी बात हो रही है? हमने अभी एक लिस्ट देखा था, सीता बंगरा गुफा छत्तीसगढ़, कुछ प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी, तो उसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो राजगढ़ हिल्स के पास जोगीमारा सीता बंगरा गुफा है, ये करीब करीब 2300 साल पुरानी यहाँ चित्रकारी मिली है। पशु पक्षियों, इंसान और फूलों के चित्र मिले हैं। सफेद रंग के बेस पर लाल, काली और सफेद रंग की रेखाओं से बनी हुई पेंटिंग है। ये इसकी तस्वीर है। तो बेस जो है, आधार जो है वो सफेद है और इसमें सफेद, लाल और काली रंग से बनाई गई हैं और इसमें आउटलाइन जो बनाया गया है वो लाल रंग से बनाया गया है। तो लाल रंग की आउटलाइन आपको सारे पेंटिंग्स में दिखेंगी, ये एक खासियत है। सुतुनका और देवदत्त की प्रेम कहानी का चित्रण है। तो ये सब्जेक्ट है जो आपको ध्यान पर रहे तो अच्छी बात है। सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कहानी का इसमें चित्रण किया गया है। कहाँ की बात हो रही है? छत्तीसगढ़, राजगढ़ हिल्स के पास जोगीमारा सीता बंगरा गुफा। अन्य गुफा चित्रकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु में है सित्तनवासल, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा हो गया महाराष्ट्र। गुफा चित्रकारी आपको पता है, ये तो फेमस है ही। बादामी कर्नाटक, लेन्याद्री महाराष्ट्र, सासपोल लेह लद्दाख।
इसको ध्यान पर रखिए। सासपोल लेह लद्दाख, आदमगढ़ हिल्स मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में जियोलॉजिकल साइट्स की पहचान की है और सरकार इन्हें जियो टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहती है, यानी पर्यटन के लिहाज से इन्हें डेवलप करना चाहती है। ठीक है, तो जियो टूरिज्म स्पॉट बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। किसको कहते हैं जियोलॉजिकल साइट्स? ऐसे स्थल जहां कुछ ऐसी संरचनाएं हों जिनसे हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी मिल जाए। संरचना में क्या? चट्टान के बारे में जानकारी मिल जाए, उसके समय के बारे में जानकारी मिल जाए, पहले क्या जलवायु हुआ करता था इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो उन संरचनाओं को हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइट्स। और इन स्थलों की पहचान कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। ठीक है, GSI के बारे में मजेदार बात यह है कि 1851 में GSI की स्थापना किस लिए की गई थी, आपको पता है? 1851 में GSI की स्थापना की गई थी और स्थापना का मकसद था रेलवे कोल डिपॉजिट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, रेलवे के लिए कोल डिपॉजिट को मैनेज करने के लिए। अभी खनन मंत्रालय के अधीन है ये और लोकेटेड है ये, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इन 12 जियोलॉजिकल साइट्स की जिनकी पहचान की गई है, जिनको जियो टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहती है सरकार, उन पर बात करते हैं। इन साइट्स पर सबसे पहले आपको जानना है मेघालय के साइट्स, मामलुह गुफाएं। ठीक है, मामलुह गुफाएं होलोसीन पूरा जलवायु और पूरा मानसून के बारे में, पूरा मतलब पुराना, ठीक है, संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, मामलुह गुफाएं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेघालय युग की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेघालय युग का मतलब हुआ अभी से लेकर 4200 साल पहले की अवधि। ठीक, माना जाता है कि अभी से लेकर 4200 साल पहले की अवधि को बताते हैं कि ये मेघालय युग है और इसमें सूखे की वजह से बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। मेसोपोटामिया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं, बेबीलोन, ये सारी सभ्यताएं खत्म हो गई सूखे की वजह से। दूसरा है गॉड्स रॉक, या इसको बोलते हैं मॉबले। ये बहुत ही, ये है मामलुह की गुफाएं, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि 45 डिग्री पर ये रॉक है झुका हुआ, तो अजीबोगरीब तरीके से ये बैलेंस्ड है और इसमें एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं गॉड्स रॉक। लाल बैगनी रंग की महादेक बलुआ पत्थर से बनी हुई है और क्रिटेशियस युग की खासी समूह की चट्टानों के से की जानकारी इससे मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थेरी घाट भारत के सबसे संरक्षित और पूर्ण क्रिटेशियस पैलियोजिन बाउंड्री सेक्शन है। ठीक है, मतलब उसके बीच की अवधि है की जानकारी मिलती है। अधिकांश कशेरुकी प्लैंक्टन्स और अकशेरुकी जीव जो हैं क्रिटेशियस के अंत में विलुप्त हो गए थे। तो थेरी घाट की ये तस्वीर। चलिए असम में आ जाइए। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मेघालय, मामलुह गुफाएं, मॉबलेई या गॉड्स रॉक और थेरी घाट। अब आइए असम, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीपों में शामिल है और माजुली का नाम आते के साथ आपको ध्यान पे आना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया मतलब, सत्रिया वहाँ का नृत्य है असम में, और सत्र का मतलब क्या था? मठ। तो इसी द्वीप पर इसके इर्द गिर्द सत्र
को डेवलप किया वहाँ पर, और सत्रिया नृत्य यहाँ पर पनपा। उमानंदा ब्रह्मपुत्र पर बसे सबसे छोटे द्वीपों में एक, ये भी ब्रह्मपुत्र पर है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिए, माजुली और उमानंदा। माजुली सबसे बड़े नदी द्वीपों में और ब्रह्मपुत्र पर बसे सबसे छोटे द्वीपों में से एक है उमानंदा। अब त्रिपुरा में चाबीमुरा, ठीक है। चाबीमुरा की खासियत है कि खड़ी पहाड़ी ढाल पर शैलकृत नक्काशी की गई, ठीक है। एकदम इस तरीके से पहाड़ी ढाल है और उसी पर नक्काशी की गई है, जो अपने आप में आश्चर्य में डालने वाली बात है। गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। शिव, विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा की आकृति करीब 15-16 सदी में इनका निर्माण हुआ है। किसकी आकृति मिलेगी? शिव, विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा इत्यादि की आकृति हैं इस पे। उनाकोटी शैलकृत संरचनाएं हैं, 7वीं से 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है और भगवान शिव की पूजा स्थल के लिए प्रसिद्ध है उनाकोटी, ठीक है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में संगेतसर सो झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, ये तो जानते ही आप, फ्यूमिट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मिजोरम में रिएक तलांग पहाड़ी है। नागालैंड में नगा हिल्स ओफियोलाइट है, ठीक है, जो कि मेंटल और महासागरीय क्रस्ट की ओफियोलाइट चट्टानें हैं। यहाँ मेसोजोइक और सेनोजोइक चट्टानें हैं। सिक्किम में स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, ठीक, बुक्सा क्रम की चट्टानें हैं यहाँ और घुमावदार संरचना है। ये सब चीजें आपको ध्यान पर रखनी चाहिए। यूनेस्को का एक नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक। श्रीनगर को हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। और श्रीनगर ऐसा छठा शहर है, ठीक है। इससे पहले 5 ऑलरेडी हैं, तो ये छठा शहर है। क्राफ्ट्स और स्थानीय कला की कैटेगरी में श्रीनगर को चुना गया है। कुल 7 कैटेगरीज हैं इस तरीके से, जिसमें से क्राफ्ट्स और स्थानीय कला में किसको चुना गया है? श्रीनगर को। श्रीनगर कई तरह की सजावट वाली कलाओं जैसे कि पेपर मेकिंग, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सिल्क, वुड वर्क, कश्मीरी कालीन आदि का केंद्र है। ये सब आपको जानकारी है। नेटवर्क में पहले से शामिल शहर कौन कौन से हैं, ये जरूर जानकारी रखनी चाहिए। हो सकता है श्रीनगर के बारे में ना पूछ के मुंबई के बारे में पूछ दे, तो इसलिए जानकारी होनी चाहिए। मुंबई है फिल्म में, ऑब्वियस है मुंबई फिल्म में होगा। जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में, ठीक है। वाराणसी और चेन्नई संगीत में, और हैदराबाद है पाक कला में, ठीक है। तो संगीत में 2 हो गए, और फिल्म में 1 और पाक कला में 1, ठीक है। जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में, इसको ध्यान पर रखिएगा। और श्रीनगर अब हो गया है छठा। चलिए, जम्मू और कश्मीर में क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये सब चीजें तो आप जनरली जानते ही हैं। कारपेट बहुत फेमस है, शॉल, पश्मीना शॉल का जिक्र हो रहा था, वुड कार्विंग, चेन स्टिच, टांका, इससे स्थानीय लोग जलाकडोजी बोलते हैं। तो चेन स्टिच या टांका, ये एक अलग आ गया, ये सब तो आप जानते हैं। तो टांका याद रखिए, जिसको क्या बोलते हैं? जलाकडोजी। फिर पपियर माची, ठीक है, बेसिकली ये है पेपर मैश, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पेपर को मैश कर दीजिए तो लुगदी। तो लुगदी से बने हुए जो आर्ट हैं इसको बोलते हैं वहां पपियर माची, ठीक है। नामदा शिल्प, भेड़ के ऊन से कंबल बनाने की एक कला है जिसमें बुनाई तकनीक के बजाय फेल्टिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नामदा को रिवाइव करने के लिए मिशन शुरू किया है, ठीक है। चलिए, अब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कब शुरू हुआ? 2004 में स्थापित हुआ। और क्या पर्पस था? सतत शहरी विकास के लिए क्रिएटिविटी को स्ट्रेटजिक फैक्टर के तौर पर डेवलप करना, ऐसे शहरों के बीच तालमेल बैठाना, ये इसका पर्पस था। श्रेणियां आपको जो 4 हमने देख लिया है, उसके अलावा मीडिया आर्ट्स, ठीक है, और डिजाइन, ये और लिटरेचर, तो 4, 3, 7 हो गए। 4 आप देख चुके हैं। संगीत में 2 आपने देख लिया, ठीक है।
शिल्प एवं कला में दो देख लिया, पाक कला में देख लिया हैदराबाद को, फिल्म में देख लिया मुंबई को। तो अब क्या क्या बचा? मीडिया आर्ट्स, डिज़ाइन और साहित्य। तो 7 पूरे प्रॉपर फील्ड हो गए जिसमें इन सिटीज़ को रखा जाता है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। चलिए, जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्रेवल है पर्दा बनाने की कढ़ाई कला, फुलकारी चादर से जुड़ी शिल्प कला, ठीक है, ये फूलकारी है, कैलिको पेंटिंग, ठीक है, बसोहली चित्रकारी जिसमें थीम होता है गीत गोविंद और रामायण, और ये पंथ निरपेक्ष चित्रकारी है, ठीक है, ये बसोहली की चित्रकारी है, इस तरीके से बनता है। चलिए, अब अगली खबर है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में 6 और स्थल जोड़े गए हैं, ठीक है। ये कौन कौन से स्थल हैं? मध्य प्रदेश में है भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा वैली में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश से हो गए 2, ठीक, महाराष्ट्र में मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका में मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बेंकल, ठीक है, और तमिलनाडु में हो गया कांचीपुरम के मंदिर, और उत्तर प्रदेश में हो गया रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, यानी वाराणसी के गंगा घाट। कितने हो गए? 2 मध्य प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से, एक तमिलनाडु से और एक उत्तर प्रदेश से। 6 ऐसे साइट्स हैं, और ये कौन से साइट्स हैं? अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। 2019 में एक गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें यह तय किया गया कि किसी भी साइट को फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए लिस्ट करने से पहले 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये 2019 की गाइडलाइन के मुताबिक अब ऐसा हो गया है, और इसीलिए इस टेंटेटिव लिस्ट में पहले 1 साल तक के लिए रखा जाता है। तो ये जो 6 जगह हैं इंडिया से रिलेटेड, इनको पिछले साल ही 2021 में ही लिस्ट कर दिया गया था टेंटेटिव लिस्ट में। तो अब इनमें से विश्व धरोहर स्थल के लिए कौन सेलेक्ट होता है ये देखना होगा, लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान रखना है टेंटेटिव लिस्ट, क्योंकि ये 2019 का डेवलपमेंट है। चलिए, इसी में से कुछ जगहों को देख लेते हैं, जैसे मराठा सैन्य स्थापत्य। अब मराठा सैन्य स्थापत्य में सब कुछ आता है, ठीक है। महाराष्ट्र के शिवनेर, रायगढ़, साल्हेर, सिंधुदुर्ग सहित 14 किले इसमें शामिल हैं, क्योंकि स्थापत्य की बात है, सैन्य स्थापत्य की बात है, तो उसमें जितने किले भी होंगे उस स्थापत्य में शामिल होंगे वो आ जाएंगे। अलीबाग का किला शिवाजी का नौसैन्य अड्डा हुआ करता था, ठीक है, तो ये एक आध इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। यह सैन्य स्थापत्य क्या बताता है कि पहाड़ियों में और समुद्र के किनारे किस तरीके से गुरिल्ला वार का स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। पुणे में भी आप जाइएगा तो पुणे में भी एक किला है जो ठीक इस तरीके से बना हुआ है और बहुत हाइट पर है, ठीक है, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का विकास किस तरीके से हुआ और ये किला किस तरीके से सहायता पहुंचाते थे, ये इनको देखकर पता चलता है। हीरे बेंकल का महापाषाण स्थल, यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा बेरल स्ट्रक्चर मौजूद हैं, महापाषाण कालीन, मतलब दफनाने के लिए स्ट्रक्चर जो हैं, दफनाने वाले स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकारी भी मिली है। ये है हीरे बेंकल, ठीक है। तो हीरे बेंकल याद रखना है आपको। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे लौह युग में, जिससे पता चलता है कि लौह युग में प्रचलित अंत्येष्टि प्रथाओं का पता चलता है, अंत्येष्टि प्रथाओं का पता चलता है, ठीक है। चलिए, कांचीपुरम के मंदिर कहाँ है? वेगवती नदी के किनारे मंदिर समूह है एक पूरा, इसमें 126 शैव और वैष्णव मंदिर हैं, ठीक है। सूची के लिए चुने गए मंदिरों में कुछ नाम हैं, जैसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन II के द्वारा बनवाया गया कैलासनाथर मंदिर, कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया एकमवरेश्वर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, और
वरदराज मंदिर जो कि विष्णु को समर्पित है, ये शामिल है। ठीक है, तो 3 मंदिर ऐसे जान लीजिए। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन II ने, जो कि पल्लव राजा थे। एकम्बरेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, जो कि कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। और वरदराज मंदिर विष्णु को समर्पित, ये शामिल किए गए हैं। और ये तस्वीर है कांचीपुरम मंदिर की। अगली खबर है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को अब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना गया है। ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को, और ये सांस्कृतिक धरोहर भी कौन करता है शामिल? यूनेस्को। तो यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यह कोलकाता, ये भी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इन तीनों का बाइफर्केशन करके देख लीजिएगा, कहीं तीनों आपस में ना कंफ्यूज हो जाए। यह कोलकाता सहित भारत के दूसरे इलाकों में अश्विन यानी सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है, मतलब जिसे आप दुर्गा पूजा कहते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है। 16वीं शताब्दी में मिले कुछ साहित्यों में भी इसका उल्लेख है। यूनेस्को के मुताबिक मौखिक परंपराओं, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज, त्योहार, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े ज्ञान या पारंपरिक शिल्प को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक लिस्ट है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो हैं हमारे, उसमें भारत से क्या क्या शामिल है। 2021 में शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को, और 2017 में शामिल किया गया था कुंभ मेला को। योग शामिल है, जो कि 2016 में शामिल हुआ था। नवरोज शामिल है, 2016 में ही शामिल हुआ था। 2014 में पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन पंजाब के, ये शामिल हुए थे। मणिपुर का संकीर्तन 2013 में शामिल हुआ था, और संकीर्तन पर सवाल भी आया था। लद्दाख का बौद्ध मंत्रालय, बौद्ध मंत्र जाप 2012 में। ये पूरी लिस्ट में कम से कम 2012 तक का भी अगर आप याद रखें तो बात बन सकती है, क्वेश्चन पकड़ में आ सकता है। तो अभी दुर्गा पूजा, ये याद रखिए, कई बार यूपीएससी करता ये है कि अभी के डेवलपमेंट को ना पूछकर पहले वाले को पूछ देता है। तो कुंभ मेला 2017 का याद रखिए, और योग नवरोज 2016 में याद रखिए। ठीक है, छऊ नृत्य 2010 में, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य 2010 में, केरल का मुदियट्टू 2010 में, रम्मन उत्सव गढ़वाल उत्तराखंड 2009 में, केरल का कुटियट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में, रामलीला 2008 में, और वैदिक मंत्रोच्चारण 2008 में। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट, होयसल मंदिर समूह के बारे में जानते हैं। यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है कर्नाटक के होयसल मंदिर को। ठीक है, इस मंदिर समूह के बारे में क्या जानते हैं हम? होयसल वंश के दौरान हैलेबिड, बेलूर और सोमनाथपुरम में मंदिरों का निर्माण हुआ, और ये मंदिरों का निर्माण हुआ 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, तो 3 अभी याद आप रखेंगे, हैलेबिड, बेलूर और सोमनाथपुरम मंदिर, क्योंकि ये समूह है पूरा, तो कई सारे मंदिर होंगे। मुख्यतः बेसर शैली में इनका निर्माण हुआ है, लेकिन नागर और द्रविड़ शैली के भी कुछ अंश इसमें मिलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर बनता है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम इसकी लिस्ट जारी करता है और बनाता है, और इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनी हुई है। ठीक है, तो विश्व धरोहर समिति जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, और लिस्ट बनता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, आइए, चन्नकेशव मंदिर समूह बेलूर। ठीक है, ये वहां का आर्ट है। यह एक कूट यानी केवल एक पूजा स्थल वाला मंदिर का अच्छा उदाहरण है। कई जगह आप त्रिकूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह एक कूट, एक पूजा स्थल का मंदिर का अच्छा उदाहरण है। चन्नकेशव मंदिर समूह बेलूर। निर्माण में सोपस्टोन का इस्तेमाल हुआ है, और भगवान विष्णु को यह समर्पित है। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, चन्नकेशव। सभागार में करीब 40 जगह
फिर हेलेबिड में होयसलेश्वर का मंदिर है और संथलेश्वर का मंदिर है, ये बहुत ही ज्यादा विख्यात है होयसलेश्वर का मंदिर। शैव मंदिर, ये द्विकूट का उदाहरण है, ठीक है, जो होयसलेश्वर और संथलेश्वर, तो दो गर्भगृह हैं यहाँ। ये किसका उदाहरण था? एक कूट का उदाहरण था। चिन्नकेशव मंदिर किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ एक गर्भगृह है, यहाँ द्विकूट मतलब दो गर्भगृह हैं, और होयसलेश्वर और संथलेश्वर की बात हो रही है, ये भी शैव मंदिर है, और वो क्या था? विष्णु मंदिर था। एक गर्भगृह राजा विष्णुवर्धन, जबकि दूसरा रानी संथला को समर्पित है, ठीक है। नंदी और सूर्य भगवान के पूजा स्थल हैं, और ये उसकी तस्वीर इस मंदिर की है। और तीसरा हमने क्या याद रखने को कहा था हम लोगों ने? सोमनाथपुरम में केशव मंदिर। तो दो केशव मंदिर आप देख चुके हैं, ये त्रिकूट का उदाहरण है। यहाँ 3 गर्भगृह हैं, किसके किसके? जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल के, और भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इन 3 को एटलीस्ट अपने दिमाग में बनाए रखिए। बेलूर, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? इस मंदिर समूह के, होयसल मंदिर समूह में। तो 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेलूर में चिन्नकेशव मंदिर समूह जो कि विष्णु को समर्पित है और एक कूट है, ठीक है। दूसरा हेलेबिड में होयसलेश्वर और संथलेश्वर मंदिर शैव मंदिर है और द्विकूट का उदाहरण है। 2 गर्भगृह हैं यहाँ पर, एक राजा विष्णुवर्धन जबकि दूसरा रानी संथला को समर्पित। और सोमनाथपुरम में केशव मंदिर त्रिकूट का उदाहरण है। 3 गर्भगृह हैं, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, लेकिन ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। चलिए, अन्य मंदिर और निर्माण। होयसलेश्वर से कुछ दूरी पर है केदारेश्वर मंदिर जो कि शैव त्रिकूट है, ठीक है। बस्तीहल्ली में जैन मंदिर आदिनाथ, पार्श्वनाथ और शांतिनाथ को समर्पित, ठीक है। उसके बाद हुलिकेरी में नरसिंह एक के समय शैव मंदिर के लिए बना पानी का टैंक है, कल्याणी टैंक, ठीक है। ये कल्याणी टैंक की तस्वीर जरूर आपने देखी होगी। किसके समय बना था कल्याणी टैंक? नरसिंह एक में के समय में, हुलिकेरी में है ये, और ये मंदिर के लिए, शैव मंदिर के लिए बनाया गया था पानी का टैंक, जिसको बोलते हैं कल्याणी टैंक। और वीर नारायण मंदिर है बेलावड़ी में, ठीक है। वीर नारायण मंदिर इस तरीके से स्तंभ हैं इसमें बने हुए, ठीक है। चलिए, कोणार्क मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क मंदिर में भरी हुई रेत को हटाने का काम करेगा, और मंदिर के स्थायित्व के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंदिर के हॉल यानी जगमोहन यानी सभागार में बड़ी मात्रा में बालू भर दी थी। कोणार्क मंदिर के बारे में आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं ब्लैक पगोडा, ठीक है। कोणार्क का मंदिर किसका मंदिर है? सूर्य का मंदिर। और व्हाइट पगोडा किसको बोलते हैं? व्हाइट पगोडा बोलते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर को, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान पर रखनी चाहिए। मंदिर के बारे में जानिए, ठीक है। पुरी उड़ीसा में मौजूद सूर्य मंदिर है, कलिंग मंदिर शैली है, और कलिंग मंदिर शैली आपको पता होना चाहिए कि नागर की ही एक उपशैली है बेसिकली, ठीक है। 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव एक जो कि गंग वंश के थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 13वीं सदी में, ठीक है। तो राजा किसने? नरसिंह देव एक ने, जो कि गंग वंश के थे, इन्होंने निर्माण कराया था। यहाँ विशाल रथ बना हुआ है सूर्य देव का, क्योंकि सूर्य मंदिर है। मंदिर के दोनों तरफ 12-12 पहिए लगे हुए हैं, और इनका अर्थ है 12 महीने, और 7 घोड़े दिखेंगे आपको जो हफ्ते में 7 दिन को बताते हैं। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, आप जान चुके हैं, ठीक है। ये देखिए रथ बने हुए हैं ना, रथ के पहिए, तो ये ऐसे ऐसे 12 पहिए मिलेंगे, और 12 पहिए 12 महीनों को बताएंगे, और 7 घोड़े दिखेंगे जो कि 7 दिन को बताएंगे। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक पगोडा कहते हैं। चलिए, कलिंग शैली, जैसा मैंने बताया, नागर शैली के ही लक्षण मिलेंगे कलिंग शैली में, क्योंकि नागर शैली की उपशैली है ये, और
यहाँ मंदिर को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है, देउल और जगमोहन। ठीक है, मतलब मंदिर बेसिकली दो भाग में बना हुआ रहता है। देउल का मतलब होता है स्तंभ और जगमोहन का मतलब होता है सभागार। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि रेखा देउल, पीठ देउल, खाकर देउल किस से संबंधित है, तो कलिंग से संबंधित है। बात किसकी हो रही है? कलिंग शैली की बात हो रही है। यहां देखिए, ये स्तंभ हो गया, रेखा देउल। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको कहते हैं कलश। ठीक है, ये, और इस हिस्से को बोलते हैं आमलक। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, अलग अलग शैली में क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ये हिस्सा हो गया भूमि। ठीक है, ये है अमला। इस तरह से ये जो बेस है इसको बोलते हैं जंघ। ठीक है, ये है बरंडी, ये है पिष्ट। ठीक, और इधर ये है पीठ जगमोहन। तो जगमोहन का मतलब क्या हो गया? सभागार वाला इलाका। ठीक है, तो ये इतना इलाका हो गया घंटा, और ये हो गया पीढ़ा या पीठ। ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक कह देते हैं गांडी, और ये बड़ा। देख लीजिएगा, आपको उसमें मिलेगा तो थोड़ा बहुत देख के याद हो जाएगा। अन्य सूर्य मंदिर देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि है गुजरात में। ठीक है, यही है मोढेरा का सूर्य मंदिर। देश में अन्य सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं? सूर्यनार मंदिर कुंभकोणम में है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, सूर्य नारायण मंदिर अरसवल्ली आंध्रा में है। मार्तंड मंदिर जम्मू में है, और सूर्य मंदिर ग्वालियर में है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने 5 एपिसोड में जो जो चीज़ें कवर की, हो सकता है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिले। उम्मीद है कि फ़ायदा मिलना चाहिए। और परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और निश्चित तौर पर पास होकर दिखाइए। अगर कोई भूमिका बनती है इन पूरे प्रोग्राम्स की, पूरे लक्ष्य सीरीज़ की, तो आप ज़रूर फीडबैक में, कमेंट में बताइए कि इससे आपको कहाँ फ़ायदा मिला, और फीडबैक ये भी दीजिए कि किन सुधारों की ज़रूरत आपको महसूस हुई। तो फ़िलहाल के लिए इस पूरे सीरीज़ के लिए मैं कहूँगा आपको अलविदा। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद जल्दी से पास होकर मेंस लिखने की तैयारी कीजिए। नमस्कार।